एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण वीडियो नहीं आ रहे थे, इसके लिए सो सॉरी। आइए आज से शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह आपको बता देना चाहेंगे कि 2011 का यूजीसी नेट का पेपर है। ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, जो भी करेंगे विस्तार से करेंगे, सारे ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि सामने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए यूज़फुल होगा। और बाकी अन्य राज्य में कोई भी परीक्षाएं होती हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाली परीक्षाओं, आगामी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो कारगर सिद्ध होगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। प्रश्न पूछा जा रहा है किस में है? 200 वैष्णवन की वार्ता में, भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, वचनामृत। आपको बताना है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य, तो आप जानते हैं विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य हैं। तो विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लेके विट्ठलनाथ ने किसकी स्थापना की थी? तो अष्टछाप की 1565 ईस्वी में। उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि जो यह वृत्तांत वल्लभाचार्य के शिष्यों का है, क्योंकि दोनों रचनाएं किसने किए हुए हैं? आप सबको पता है, दोनों के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। ये 200 वैष्णवन की वार्ता के भी और 84 वैष्णवन की वार्ता, दोनों रचनाएं किसकी है? गोकुलनाथ की है। तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि 84 वैष्णवन की वार्ता की जो जिसमें वार्ता की गई है उसमें किसके शिष्य हैं? तो वल्लभाचार्य के हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि यह जो है कि 84 वैष्णवन की वार्ता जो है यह कब की रचना है? तो यह 17वीं शताब्दी की रचना है, याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे कि इसमें किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है, तो आप याद रखेंगे वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है। आगे आप देख पा रहे हैं 200 वैष्णवन की वार्ता, तो यह 200 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ की रचना है। अब एक देख रहे हैं आप भक्तमाल, भक्तमाल किसका है? तो नाभा दास का है। किसका है? नाभा दास का है। अब चलेंगे आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट होता है। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताय किसकी पंक्ति है? प्रश्न पूछा जा रहा है, यह पंक्ति किसकी है? कबीर की, तुलसी की, सूर की, रैदास की। तो यह पंक्ति है कबीर दास जी की। जब जो है कि बताया जाता है कि कबीरदास जी जा रहे थे काशी के घाट पे, तो वहाँ जो है कि गलती से रामानंद के पैर इनके ऊपर पड़ गए थे, तो वहीं से इन्होंने राम नाम शुरू कर दिया था जपना। आगे आप याद रखेंगे कबीर की जो बाणी, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी जो बाणी थी, ये जो बोलते थे, उसका संग्रह किए थे धर्मदास। कौन किए थे? तो धर्मदास जी ने किया था इनकी बाणी का संग्रह, जिसका नाम था बीजक। क्या नाम था? बीजक नाम था, याद रखिएगा। और यह कब किए थे? तो धर्मदास बीजक का संग्रह तो 1465 ईस्वी में किए थे, 64 ईस्वी में किए थे, सॉरी 1464 ईस्वी में इसका संग्रह किए थे, जिसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं बीजक के? तो 3 भाग हैं। कई बार यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता भी होगा, साखी, सबद और रामायणी। अगला बार आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आज का, ये रहा तीसरा प्रश्न। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो तीसरे नंबर के प्रश्न में सबको पता है कि जब आप देखेंगे रासो शब्द का जो विवेचन कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपने उनकी किताब में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो रसायन किसने माने हैं? तो ये शुक्ल जी माने हैं। सी ऑप्शन आपका सही होगा। शुक्ल ने क्या माना? रसायन माना है। गारसा दत्त तासी ने क्या माना है? तो यह राज सूय यज्ञ माना है। क्या माना है? तो तासी जी क्या माने हैं? राज सूय माने हैं। क्या माने हैं? राजसूय। और यहाँ पे एक नाम और आप देख पा रहे हो, पंडित राम नारायण दू, ठीक है, पंडित। यहाँ पे 1 मिनट आप याद रखेंगे, यहाँ पे पंडित, 1 मिनट, यहाँ पे पंडित हर प्रसाद शास्त्री। तो हर प्रसाद शास्त्री ने राज यश माना है। क्या माना है? राज यश माना है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप, आज का तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है क्या है? नायिका भेद है, रस निष्पत्ति है, गुणदोष है, काव्य विवेचन है। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। जब आप हिंदी साहित्य में रीतिकाल पढ़ेंगे तो यहाँ पे काव्य विवेचनों का बहुत सारा मिलता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और, काव्य विवेचन के कितने अंग होते हैं? तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जिसमें रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, रीति होती है, काव्य दोष होता है और काव्य गुण होते हैं। इतने को मिलाकर क्या बनता है? काव्य का विवेचन बनता है।
नेक्स्ट आज का ये रहा आपका 5वां प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? तो बिहारी, घनानंद, मतीराम, तोस। ये सारे कवि कब के हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। इतना आप याद रखेंगे। अब आप देखेंगे कि रीति सिद्ध कवि कौन है, क्योंकि घनानंद, मतीराम, बोधा ठाकुर ये सब कैसे हैं? तो ये सब रीति मुक्त कवि हैं। और आप देख पा रहे हैं तो रीति सिद्ध आपसे पूछा जा रहा है 5 नंबर के प्रश्न में। तो याद रखिएगा, बिहारी हैं रीति सिद्ध कवि, और इनकी एक ही रचना है जो हिंदी जगत में प्रसिद्ध है, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे, कहीं कहीं 719 दोहे मिलते हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। मतीराम जो है वह रीतिबद्ध कवि हैं। तोस भी रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आज का, ये रहा आपका नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? किसने अनुमितिवाद का जन्म दिया था, प्रतिष्ठित किया था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? भरत मुनि, आनंदवर्धक, श्री शंकुक और अभिनव गुप्त। तो यहाँ पे देखेंगे श्री शंकुक जी हैं अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य। ये रहे आपके भरत मुनि 2री शताब्दी के हैं, जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक इनकी रचना है, 9वीं शताब्दी के ये हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है। और आप देखेंगे अब यहाँ पे बच गए हैं अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त हैं 11वीं शताब्दी के, कहीं 10वीं मिलता है, कहीं 11वीं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है तंत्रा लोक, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 7वां है, अच्छा प्रश्न है। सिंह किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोड़ चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है? संदेह है, स्वभावोक्ति है, अन्योक्ति है, भ्रांतिमान है। 7 नंबर के प्रश्न में तो यहाँ तो तोता ने भ्रम पे पड़ गया है। जो किल होती है उस पर वह जब अपनी ही तस्वीर देखता है तो चोंच लगाता है, और क्या समझकर? जामुन का फल समझकर उसको भ्रम पैदा हो गया है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8th नंबर का। काव्यालंकार के रचयिता हैं भरत, कुंतक, भामा और दंडी। 8th नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, भामा की रचना है काव्यालंकार। इसके प्रवर्तक माना जाता है। जानते हैं आप सभी अलंकार संप्रदाय के भामा क्या हैं? प्रवर्तक हैं, जिसमें अलंकार से संबंधित बातें की हैं। उस रचना का नाम है अलंकार, काव्यालंकार। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो है कि सदी के यहाँ है, तो 6वीं सदी के यहाँ है। आगे प्रश्न पूछा जाता है, आप देखेंगे भरत मुनि, जिनके बारे में ऊपर हमने बात कर लिया, 2री शताब्दी के, इनकी रचना नाट्य शास्त्र है। आप देखेंगे कुंतक का जो है कि जिसका संपादन किए हैं कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के यहाँ प्रवर्तक आचार्य हैं। दंडी हैं 7वीं शताब्दी के। इनकी 2 रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, एक तो काव्यादर्श पूछा जाता है, दूसरा भामह विवरण पूछा जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। 9 आप देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में है। अभी EMRS का आप एग्जाम दिए होंगे, तो ऐसे प्रश्न नकारात्मक दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं। तो मराठी, गुजराती, हिंदी, मलयालम। आप देखे होंगे भारोपी परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हों। तो इसके अंतर्गत आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यह मलयालम नहीं आती है, बाकी ये तीनों आती हैं, गुजराती, हिंदी, मराठी। आप जानते हैं ये तीनों की लिपियां जो हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का 10वां प्रश्न है, ये रहा आपके समक्ष 10वां प्रश्न। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद में, सबको पता है अवधी बोली जाती है। ओरछा एवं झांसी में बुंदेली बोली जाती है। अब आप देखेंगे मथुरा, वृंदावन, बनारस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मथुरा और वृंदावन में। आगे देखेंगे आप जो है कि नेक्स्ट प्रश्न, आप एक बनारस को देखिएगा तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। ओरछा में आपको मैंने बता दिया बुंदेली बोली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। तो हम चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक कीजिएगा। आइए 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यह भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमीचंद जैन, त्रिलोचन। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो है कि पंक्ति है अज्ञेय जी की है, और इसने कहाँ पे ये कहे हुए कौन सी कविता है? तो इनकी एक कविता है कितनी शांति कितनी शांति, इसी कविता में इन्होंने इसको उद्गृत किया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न आज का 12 नंबर का है। चलिए देखते हैं 12 नंबर के प्रश्न को और इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आप बहुत आसानी से इसे कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, मतवाला के संपादक कौन है? तो यह निराला है। मतवाला के संपादक कौन है? तो निराला जी हैं। निराला वैसे भी निराले हैं तो मतवाले भी होंगे। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे और ऑप्शन दिया है, नेमीचंद जैन है, त्रिलोचन है, और यहाँ पे देखेंगे आप धर्मवीर भारती को देखिएगा। आगे देखेंगे आप शिवपूजन सहाय को, इनसे भी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं। शिवपूजन सहाय की जो पत्रिका थी उसका नाम था हिमालय। क्या नाम था? हिमालय, याद रखिएगा, हिमालय थी। आगे देखेंगे इसका प्रकाशन कब हो रहा था? तो 1946 ईस्वी में हो रहा था। यह कहाँ से निकलती थी? तो यह पटना से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? पटना, बिहार से निकलती थी। आगे देखेंगे आप धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती की एक पत्रिका है धर्मयुग। कौन सी है? धर्मयुग है। यह साप्ताहिक पत्रिका थी और निकलती थी 1990 में। कहाँ से निकलती थी? तो बम्बई से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? बम्बई से। आगे आगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी पत्रिका आप सभी को पता है, काव्य चंसुधा, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1868 ईस्वी में किया था। कहाँ से किए थे? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, बनारस से निकलती थी। आगे आप ध्यान रखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है साखी। साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप देखेंगे विजय देव नारायण शाही ने जो है कि बहुत अच्छे से समीक्षा की है पद्मावत को, तो वहीं से इन्होंने साखी लिखा है, विजय देव नारायण शाही जी ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट इनकी आगे देखिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर का, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध हग्गी। ये रहा आपके समक्ष 14 नंबर के प्रश्न का। आप सभी ध्यान से उत्तर दीजिएगा, यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। हिंदी विवेक ही साहित्य विवेक है, इतना ही कथन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसे शॉर्टकट में HPD कहते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं वो भी चैनल पे हैं, आप समय निकाल के पढ़िएगा। इनके निबंध से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे रामविलास शर्मा है, इनके बारे में बात कर लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, जबकि इस स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लेकिन निराला जी जो रामविलास शर्मा जी ने जो कहा है वो कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे ना तो नगेंद्र जो है कि, चलिए अब हम बात करते हैं मुक्तिबोध पे। तो मुक्तिबोध ने क्या कहा है छायावाद को? तीनों ने कहा है ज्ञान गर्भ फैटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। आगे देखेंगे एक अज्ञेय की पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, इनका एक कथन है, वहाँ बहुत बार पूछा जाता है, वह कथन आप नोट कीजिएगा, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। ये आपसे पूछा जा सकता है अज्ञेय की यह कथन, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आप 15 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष रहा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? तो नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा। 15 नंबर के प्रश्न का आपसे उत्तर दीजिएगा। तो नंदू दुलारे वाजपेयी जी जो हैं वह स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो इन्हें स्वच्छंदतावादी, कलावादी, मार्क्सवादी, अध्यात्मवाद, ये सब में इन्हें फेंटा जाता है ना। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यह स्वच्छंदतावादी मतलब छायावादी जो है आलोचक हैं। बाकी ये तीनों लोग कहाँ के हैं? तो ये प्रगतिशील आलोचक हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, ये आपके समक्ष है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की, गीतांजलि श्री की। अभी आप देखेंगे इनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ था। अब देखेंगे आप मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल। 16 नंबर के प्रश्न का आप याद रखेंगे कि अलमा कबूतरी का जो प्रकाशन हुआ था वह सन 2000 ईस्वी में हुआ था। यह जो है अलमा कबूतरी जो उपन्यासकार हैं, यह आप देखेंगे मैत्री पुष्पा इनकी रचना है अलमा कबूतरी। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, साठोत्तरी कविता की जो है कि लेखिका मानी जाती हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ये रही मैत्री पुष्पा। इनके बारे में आप देखेंगे इनकी और रचनाएं हैं जो उपन्यास है, जैसे है एक स्मृति दंश,
1990 में इसका प्रकाशन हुआ। इदन्नम है 1994 में। चाक है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, चाक 1997 में इसमें में। अब आप देखेंगे मृदुला गर्ग, इनका चितकोबरा है, मैं और कठगुलाब, ये सारे इनके। गीतांजलि श्री के हैं तिरोहित जो 2001 में प्रकाशित हुआ था। खाली जगह और रेत की समाधि 2018 में निकला था। इसी पे इनको कौन सा मिला था पुरस्कार हिंदी जगत में। आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेत की समाधि के लिए इनको पुरस्कार मिला था। आप बताएंगे साहित्य अकादमी मिला था, क्या मिला था, कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से। अब आएंगे चित्रा मुदगल, इनकी एक रचना है एक ज़मीन अपनी, आवा है, और एक देखेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 203। एक है नाला सुपारा, ये मुंबई के जीवन पे आधारित है। अब रहा अगला प्रश्न 17 नंबर का, ये आपके समझ। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार और आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन का पात्र विलोम है। ये काफ़ी बार बहुत मज़ेदार है और आप समय निकाल के इस नाटक को जरूर पढ़िएगा। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन का जो प्रकाशन हुआ है 1958 में, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है क्रम से लगाने के लिए, आप याद रखेंगे। अब आते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का एक नाटक है चंद्रगुप्त जो है नाटक है किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इसका प्रकाशन हुआ है 1931 ईस्वी में। इसके प्रमुख पात्र चाणक्य हैं और चंद्रगुप्त स्वयं है, अलका है, मालविका है। अब आता है अंधायुग, यहाँ पे देखेंगे अंधायुग, इसका प्रकाशन जो हुआ है तो 1955 ईस्वी में हुआ है और यह किस पे आधारित है? तो महाभारत पे आधारित है। इसके प्रमुख जो पात्र में पूछे जाते हैं अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय और धर्मवीर भारती का है अंधायुग। अब देखिए हम कोमल गांधार, हो सकता है आपके लिए नया हो, तो यह किसका है? तो शंकरशेष का है और इसके भी पात्र हैं भीष्म, गांधारी, शकुनी। इसका जो प्रकाशन हुआ है 1979 ईस्वी में हुआ है, नोट कर लीजिएगा। ये रहा 17 नंबर का प्रश्न, जिसका आंसर होगा कौन सा? तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी हमने बाकी चीज़ों पे बातचीत कर लिया था। ये रहा आपके समक्ष हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी और प्राकृत। 18 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो हिंदी साहित्य की देखेंगे प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति तो ठीक है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, कहीं का इसका यूजीसी ने स्टार मार्क दिया था, यह विवादित प्रश्न था। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह अपभ्रंश से हुई है। कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से हुई है। और जो विकल्प में नहीं था, यहाँ पे दिया गया था सौरसेनी अपभ्रंश। और आप देखेंगे उसके बाद आ जाता है राजस्थानी, फिर पहाड़ी, फिर पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके समक्ष 19 नंबर का प्रश्न है। ये रहा 19 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? तो कलम का सिपाही सबको पता है, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का अर्ध कथानक है, ये भी आत्मकथा है लेकिन यह पद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आत्मकथा, बट यहाँ उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखेंगे क्योंकि ऐसी रचनाएं मिलती जुलती हमें बहुत एग्जाम में परेशान करती हैं और एक एक मेरिट से हमको बाहर कर देती हैं। ये अर्धकथानक किसका है? तो अर्धकथानक बनारसीदास कृत का है और ये 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही आप सबको पता है अमृत राय का है, यह जीवनी है। ठीक है, क्या है? जीवनी है। अब आप देख पा रहे हैं चीड़ों पर चांदनी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। निर्मल वर्मा की यह रचना है। किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा है, बट यह क्या है? उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसे हमने आपको ऊपर बता दिया। बाण भट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में, यह भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न। आज के इस प्रश्नोत्तरी में सिर्फ 20 प्रश्न लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा तो हम पूरे सेट में 50 या 100 जो भी प्रश्न आप कहेंगे वैसा ही प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। ध्यान दीजिए, चितवन की छाह निबंध के संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हरशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि विद्यानिवास मिश्र की रचना है। आगे आप हमें बताइएगा कि हम कितने प्रश्न आपके समझ लाए हैं, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए सो सॉरी दोस्तों। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ वीडियो के बीच में हम बात नहीं करते, समय न बर्बाद करती हो, वीडियो को ही विराम देते हैं। धन्यवाद।